आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 9 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार से होती है हमको पढ़ना है। इसमें मुख्य टॉपिक्स जो हम रखें इस अध्याय में, जिसके ऊपर हमें चर्चा करना है, इनके बारे में जानना है। तो पहला प्रस्तावना कि खाद्य उत्पादन क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। सेकेंड टॉपिक है अपना पशुपालन। पशुपालन किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत हम किन पशुओं को पालते हैं, पशुओं की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है। अगला है कुक्कुट फार्म प्रबंधन। फिर अगला है डेयरी फार्म प्रबंधन। डेयरी फार्म के अंतर्गत हम दुग्ध उत्पादन और उससे संबंधित जंतुओं का अध्ययन करेंगे। फिर कुक्कुट फार्म प्रबंधन, इसमें मुर्गी और मुर्गी के समान अन्य पक्षियों का अध्ययन करेंगे। जंतुओं की प्रमुख नस्लें व रोग। जंतुओं की प्रमुख नस्ल कौन कौन सी है और उनके रोग, उनमें क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं और किन रोगाणुओं के द्वारा ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं, ये हम देखेंगे। अगला है पशु प्रजनन व इसके प्रकार। एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है और इसके दो प्रकार जो मुख्य होते हैं वो क्या क्या है, ये हमें पढ़ना है यहाँ पे। अगला है हमारा पादप प्रजनन व इसके चरण। जिस प्रकार पशु प्रजनन है उसी प्रकार से पौधों में भी प्रजनन होता है। इसकी कुछ नई तकनीकें हैं जो हमको यहाँ पे पढ़ना है और इसके चरण पढ़ना है। अगला है अपना टॉपिक कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, जो पशुओं में कराया जाता है। अगला है एपीकल्चर, मतलब मधुमक्खी पालन से संबंधित है। उसके बाद है अनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक है, जो एक जीव विज्ञान की नई शाखा के रूप में उभर के आई है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सभी पॉइंट पे हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें से पहला है हमारा प्रस्तावना। तो आप जानते हैं, चूंकि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे यहाँ की जो अधिकांश आबादी 80% आबादी कृषि पर ही डिपेंड है। कृषि से ही उनको आय की प्राप्ति होती है या भोजन की प्राप्ति होती है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कृषि के योग्य जो भूमि है वो कम होती जा रही निरंतर, और इसके अनुपात में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है उसकी पूर्ति के लिए उपलब्ध भूमि की मात्रा कम है। लेकिन सन 1960 में हरित क्रांति कार्यक्रम डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया गया और विभिन्न तरीके इसके लिए अपनाए गए थे, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन में क्रांति ला दी थी हरित क्रांति ने, ठीक है। तो 1960 में हरित क्रांति डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा शुरू की गई। इसके जनक डॉक्टर स्वामीनाथन है। 1960 में यह क्रांति लाई गई खाद्य उत्पादन के संबंध में। खाद्य उत्पादन पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारी भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। अब खाद्य की बात करें, हमारी जो मूल आवश्यकता है, एक मनुष्य की मूल आवश्यकता क्या होती है, 3 होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। उसमें से जो रोटी मतलब भोजन, भोजन मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, उसके जीवित रहने के लिए, उसकी जैविक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। तो लोगों की जो भोजन संबंधी आवश्यकता है, इनकी पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए इस मार्ग में एक प्रयास रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का। डॉक्टर स्वामीनाथन ने सन 1960 में हरित क्रांति ला दी थी। हरित क्रांति मतलब खाद्य उत्पादन से संबंधित क्रांति को हरित क्रांति कहा जाता है। इसके अंतर्गत डॉक्टर स्वामीनाथन ने बताया कि जो खाद्य उत्पादन हम परंपरागत तरीके से करते हैं वो हमारी देश की जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। हमको इस दिशा में और अधिक सोचने की आवश्यकता है और नए तकनीकें और तरीके अपनाना चाहिए। तो यही है हरित क्रांति, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, हरित क्रांति तो हो गई। अब है हमारा सेकेंड टॉपिक पशुपालन। पशुपालन क्या होता है हम देख ले। एनिमल हस्बेंड्री, ये हमारी जीव विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पशुओं को पालने, उनकी सुरक्षा करने और देखभाल के तरीकों का अध्ययन करते हैं, पशुपालन कहलाता है, ठीक है। पशुपालन के अंतर्गत हम
गाय पाल सकते हैं, भैंस पाल सकते हैं, सुअर पालन कर सकते हैं, बकरी पालन आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। हमारे सिलेबस में यहाँ पे दिया है गौ पालन के बारे में दिया है कि गाय की कौन कौन सी नस्लों को हम पाल सकते हैं। अच्छा, हमने जो यहाँ पे देखा पशुपालन की परिभाषा तो देखा, और इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं हमको। जैसे हमने आपको बताया कि देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और जो कृषि योग्य भूमि है या खाद्यान्न है उसकी तुलना में हमको कम प्राप्त हो रहे हैं। तो हमको हमारे देश की जनसंख्या को अपने भोजन के लिए सिर्फ खाद्य पदार्थ खाद्यान्न पर या अनाज पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि पशुओं से प्राप्त होने वाले जो मांस है, अंडे हैं इत्यादि पर भी हमको निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं। तो हमें खाद्यान्न के साथ साथ जंतुओं से जो प्राप्त मांस है, अंडे हैं, इन पर भी निर्भर रहना चाहिए। ठीक है, इस कारण पशुपालन को भी आजकल अत्यधिक बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे देखें, पशुपालन के अंतर्गत हम गायों को पालते हैं, तो गाय की कौन कौन सी नस्लें पाली जाती है हमारे देश में, हम देख लेते हैं। यहाँ पे गाय की 4 प्रकार की नस्लें हमारे यहाँ पाली जाती है लगभग। इसमें से दुधारू नस्लें, दुधारू नस्ल वह नस्ल है जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता अत्यधिक होती है, लेकिन इसके जो बछड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, वो खेती के कार्य करने के योग्य नहीं होते या कम योग्य होते हैं। तो ये कुछ नस्लें हैं, सिंधी है, साहिवाल है, गिर है आदि, ये नस्लें कहलाती है दुग्ध उत्पादक नस्लें या दुधारू नस्लें कहलाती। इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता सर्वाधिक होती है। दूसरा है भारवाही नस्लें, इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता तो कम होती है, लेकिन इनसे जो बछड़े प्राप्त होते हैं वो खेती के कार्य के अत्यधिक योग्य होते हैं, खेती का कार्य या किसी भी माल को ढोने के लिए वो सक्षम होते हैं। जैसे इनकी कुछ जातियां है यहाँ पे, अमृतमहल, पवार, मालवी, ये कुछ जातियां, कुछ नस्लें यहाँ पे। जातियां भी नहीं कहेंगे हम, इसको नस्लें कहेंगे। जातियों के अंतर्गत नस्लें रखी जाती है। ठीक है, नस्ल की परिभाषा आपको मैं अभी बताऊंगी। द्विकाजी नस्लें, द्विकाजी का मतलब होता है पशुओं की ऐसी नस्लें जो दूध उत्पादन शक्ति भी जिसकी ज्यादा हो और जिसमें भारवाही क्षमता भी ज्यादा हो। दोनों काम जिसके द्वारा लिया जा रहा है या दोनों क्षमता जिसमें है उनको द्विकाजी या द्विउद्देशीय नस्लें कहा जाएगा। तो इसके अंतर्गत आ जाती है हरियाणा, थारपारकर, निमाड़ी। ये गाय की प्रमुख नस्लें हैं जो दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करती है। अगला है संकर नस्लें, इसमें आ जाती है जर्सिंद, करण स्विस, करण फ्राई आदि। अब संकर नस्लें क्या होती है, यहाँ संकरण भी आगे हमको दिया हुआ है। संकर नस्लें मतलब दो अलग अलग जातियों के गाय और सांड के बीच जब संकरण कराया जाता है या निषेचन कराया जाता है तो इससे जो संतान प्राप्त होती है उसको संकर नस्ल कहा जाता है। मतलब इसमें दो जातियों जो बच्चा प्राप्त होगा इनसे या जो बछड़ा प्राप्त होगा उनमें दोनों जातियों के गुण उपलब्ध होंगे, तो ऐसी नस्लें कहलाती है संकर नस्लें। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख लें, जर्सिंद, करण स्विस, करण फ्राई आदि। ये दोनों की जो क्षमता होती है दुग्ध उत्पादन क्षमता अत्यधिक होती है। इसमें जैसे हम देख ले यहाँ जर्सिंद, सिंध नस्ल की गाय और जर्सी नस्ल के सांड के बीच जब निषेचन की क्रिया कराई जाती है तो एक संकर नस्ल हमको प्राप्त होती है जिसको जर्सिंद नाम दिया गया है। दोनों का नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों नस्लों के गुण यहाँ पे सम्मिलित है जर्सिंद में। ठीक है, तो ऐसी नस्लें कहलाती है संकर नस्लें जिसमें दो प्रजातियों के गुण, दो नस्लों के गुण सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब हम मुर्गी की कुछ प्रमुख नस्लें देख लेते हैं। मुर्गी यहाँ पे हम देख ले, जैसे डेयरी फार्म प्रबंधन, इसके पहले देख लेते हैं हम पशुपालन के बाद डेयरी फार्म प्रबंधन। डेयरी के अंतर्गत क्या किया जाता है, दूध से संबंधित उत्पादों का निर्माण डेयरी फार्म के अंतर्गत किया जाता है और इस दूध प्राप्ति के लिए दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है। तो यह कहलाता है डेयरी फार्म प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, दूध से संबंधित उत्पादों का निर्माण जिस फार्म के अंतर्गत किया जाता है, साथ ही दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है, उनका रखरखाव सही तरीके से किया जाता है, ऐसे फार्म को हम डेयरी फार्म और इस प्रक्रिया को डेयरी फार्म प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक कुक्कुट फार्म प्रबंधन। कुक्कुट का मतलब होता है, स्पेशली मुर्गी से होता है,
मुर्गी और इसके समान पक्षियों को पालना, उनका रखरखाव करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना कुक्कुट पालन कहलाता है। ठीक है, तो कुक्कुट पालन में सर्वाधिक हम मुर्गियों का ही पालन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो मुर्गियों की कुछ हम नस्लें देख लेते हैं यहाँ पे, जिनको हमारे देश में पाला जाता है। इसमें से अंडा उत्पादक नस्लें इसकी मिनोरका, व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक है, इनकी अंडा उत्पादक क्षमता बहुत अधिक होती है। दूसरी है मांस उत्पादक नस्लें, इसका एग्जाम्पल है ब्रह्मा, कोचीन आदि। तो इनमें जो अंडा उत्पादन क्षमता कम होती है, लेकिन इनका जो मांस होता है वो स्वादिष्ट भी होता है और शरीर में मांस की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तीसरा है द्विउद्देशीय, मतलब इनके अंडा उत्पादक क्षमता भी अधिक होती है, इनका मांस भी स्वादिष्ट होता है और ज्यादा होता है इनमें, तो दोनों उद्देश्यों की पूर्ति ये करती है। इसके अंतर्गत ये है न्यू हैम्पशायर, डायरी किंग आदि मुर्गियां आ जाती है। अगला है उन्नतिशील नस्लें, जो अभी सबसे ज्यादा हमारे देश में पाली जाती है, उसमें है असील, कड़कनाथ, ब्रह्मा आदि। इसमें से जो असील नस्ल हम देखते हैं, आप सुनते होंगे कभी कभी टीवी में देखते होंगे, जैसे मुर्गियों को लड़ाया जाता है ना। क्यों लड़ाया जाता है? मनोरंजन के लिए लड़ाया जाता है। तो ये जो मनोरंजन के लिए जिन मुर्गियों को लड़ाया जाता है वो किस नस्ल की होती है? इस असील नस्ल की होती है। इनका जो साइज होता है, इनकी ऊंचाई, इनकी मोटाई, इनके शरीर का आकार बाकी मुर्गियों से बड़ा होता है। लगभग 5 किलो वजन की होती है असील मुर्गी। ठीक है, इनका रंग काला होता है या चितकबरा होता है। ठीक है, इनकी अंडा उत्पादक क्षमता या मांस उत्पादक क्षमता कम होती है, लेकिन मनोरंजन के लिए ये उपयोग की जाती है। कड़कनाथ आपने नाम सुना ही होगा। ये हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में पाला जाता है कड़कनाथ। इसका जो मांस होता है वो अत्यंत स्वादिष्ट होता है। यह मुर्गा काले रंग का होता है। इसका जो वजन होता है लगभग 1.5 किलो होता है। ठीक है, तो स्वादिष्ट मांस के लिए ये बहुत प्रचलित है कड़कनाथ। ब्रह्मा, ये भी बड़े साइज का होता है, लगभग 5 किलो इसका वजन होता है और इसका जो अंडा होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है और साथ ही इसका मांस भी स्वादिष्ट होता है। ठीक है, तो ये उन्नतिशील नस्लें हो गई मुर्गियों की। तो मुर्गियों को भी आर्थिक महत्व के लिए पाला जा सकता है और अपनी आय में वृद्धि की जा सकती है। ये हो गया हमारा टॉपिक यहाँ पे। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जंतुओं की प्रमुख नस्लें हो गई यहाँ पे। गाय की प्रमुख नस्लें हमको दिया हुआ है और मुर्गियों की प्रमुख नस्लें। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे पूछ सकता है किसी एक का नाम देके, जैसे कि ब्रह्मा खालिस्तान की प्रमुख नस्ल है, असील खालिस्तान की प्रमुख नस्ल है। गाय की किसी एक संकर नस्ल का नाम लिखिए। ठीक है, गाय की किसी दुधारू नस्ल का नाम लिखिए। इस प्रकार से 1 नंबर में ये सब पूछ सकता है आपको। तो ये प्रमुख नस्लें हमने पशुओं की पढ़ा है। अब हम देखते हैं इनमें कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। पशुओं के रोग के अंतर्गत हम देख लेते हैं पहले गाय में होने वाली बीमारियां। गाय और मुर्गी की बीमारियां यहाँ पे ज्यादा दी हुई है, क्योंकि नस्लें भी उन्हीं की दी हुई है दोनों की। तो हम देख लेते हैं गाय में होने वाले रोग। इसमें से जो सबसे प्रचलित और फेमस बीमारी है वो है खुरपका मुंह पका रोग। ठीक है, गाय में होती है बीमारी। यह एक विषाणु जनित रोग है। इन विषाणुओं का अभी तक पूरी तरह से नाम ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन ये विषाणु AOC ऐसा नाम दिया हुआ है इन विषाणुओं को वैज्ञानिकों ने। तो यह विषाणु जनित रोग है जो विषाणु AOC आदि के द्वारा होता है। अब इस रोग के लक्षण हम पढ़ ले। इस रोग के लक्षण क्या क्या है? तो ये जो रोग होता है वो पशुओं के लार के द्वारा फैलता है।
जो गाय होती है उस यदि इस रोग से पीड़ित गाय है और उसका लार बह रहा है और दूसरा पशु इसके संपर्क में आता है, दूसरा स्वस्थ पशु भी इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है। ठीक है, तो ये लार के द्वारा यह रोग फैलता है। इस रोग में होता क्या है हम देखें। इस रोग में गाय के पैर में, उसकी खुर में, उसके थन में छाले पड़ जाते हैं और जब छाले फूट जाते हैं तो उस स्थान पर घाव बन जाता है। साथ ही जो पशु है उसको हल्का बुखार होता है, उसके मुंह से लार टपकती रहती है। अब उसके जो पैरों में छाले हो जाते हैं, इस कारण वो पैरों को जमीन पर बार बार पटकते रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही भयानक रोग है पशु का, गाय का। इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, तो इसका उपचार के लिए टीके उपलब्ध होते हैं पशु चिकित्सालय में। तो पशुओं को इस बीमारी का टीका लगाकर पशु को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा रोग हम देखते हैं गलघोटू। गलघोटू ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के द्वारा होता है। इस रोग के लक्षण हम देख ले। पशु को सांस लेने में कठिनाई होती है, वह जोर जोर से सांस लेता है, हाँफता है और सुस्त रहता है। खाने पीने में भी अरुचि दिखाता है। तो इसका सबसे जो संक्रमण ज्यादा होता है ये पशुओं की आंखों में होता है और गले में हो जाता है। आंखों में और गले में सूजन आ जाती है, जिससे पशु खाने और पीने में रुचि नहीं लेता है। ठीक है, गले में सबसे ज्यादा इसका संक्रमण होता है। इसका इलाज कैसे किया जाए, तो इसके लिए भी टीके उपलब्ध है। पशु चिकित्सालय में इस बीमारी का टीका उपलब्ध है। जो छोटा बछड़ा होता है उसको ये जब टीका लगाया जाता है तो उस बछड़े को जब बड़ा होने पे भी ये बीमारी कभी नहीं होती। तो टीके के द्वारा इसका इलाज संभव है। अब तीसरा रोग हम देख ले, विष ज्वर या एंथ्रेक्स। ये भी जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के द्वारा फैलता है। एंथ्रेक्स जीवाणु का नाम है, इसके द्वारा यह फैलता है। इस रोग में सबसे भयानक रोग है ये, जो पशुओं को मृत्यु तक भी पहुंचा सकता है। इस रोग में पशु तेज सांस लेने लगता है, उसके शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, उसे बुखार आ जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी भी होती है। ठीक है, पशु पूरी तरह से सुस्त हो जाता है, खाने पीने में अरुचि दिखाने लगता है। ठीक है, उसको जो इतना तेज बुखार होता है, बाकी रोगों में इतना तेज बुखार नहीं होता है। तो इस विष ज्वर मतलब ऐसा ज्वर होता है जो पशुओं को मार भी सकता है। इस रोग से पीड़ित जो पशु होता है उसकी मृत्यु 2 से 6 दिन के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो अत्यंत ये भयानक रोग है पशु में होने वाला। और एक रोग देख लेते हैं हम, अफरा। ये रोग होता है हरे चारे खाने वाले पशु में होता है। चारे के माध्यम से जब पशु चारा ज्यादा खा लेता है तो पशु के पेट में गैस बनने लगती है। ये गैस होती है नाइट्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकती है। इस प्रकार की गैसें जब पशु के पेट में बनने लगती है तो पशुओं को मतलब जो मल त्याग करने में अत्यंत कठिनाई होती है। मल मूत्र का त्याग करना वो बंद कर देता है, उसका पेट एकदम फूल जाता है। यदि पेट के ऊपर हम हाथ लगाए तो हमको महसूस होता है कि पशुओं के पेट के अंदर गैस है। तो अफरा को हम गैस भी कह सकते हैं। इसके कारण पशु खाना पीना बंद कर देता है, क्योंकि उसके मल मूत्र त्याग करने की क्षमता थोड़े समय के लिए बंद हो जाती है। ठीक है, तो किसान क्या करता है या जो पशु को पालता है वो इस बीमारी से बचाव के लिए पशु को अलसी का तेल या अरंडी का तेल पिलाता है, ताकि जो हरा चारा उसने खाया है उसका किण्वन न हो पाए। उसके किण्वन को रोकने के लिए, यदि उस हरे चारे का किण्वन होगा वहां पे तो विभिन्न प्रकार की विषैले गैसें उत्पन्न होगी। तो हरे चारे के किण्वन को रोकने के लिए जो पशुपालक होता है वह पशु को अथवा गाय को अरंडी का तेल या अलसी का तेल पिलाता है। ठीक है, तो ये गाय की प्रमुख बीमारी होगी। अब मुर्गी की 1-2 बीमारियां देख लेते हैं। मुर्गियों में भी बीमारी हो सकती है।
मुर्गी की प्रमुख बीमारी एक है रानीखेत। अब इस बीमारी जो किस कारण से होती है हम देख ले। रानीखेत नामक रोगाणु के द्वारा या विषाणु के द्वारा यह बीमारी होती है। इस विषाणु का नाम भी है रानीखेत। और इसका रानीखेत नाम क्यों रखा गया? इसकी खोज सबसे पहले उत्तर प्रदेश के रानीखेत नामक स्थान पर हुई थी। इसके कारण इस बीमारी का नाम रानीखेत रखा गया। और जिस विषाणु के द्वारा ये फैलती है उस विषाणु का नाम भी रानीखेत रखा गया। इसके लक्षण देख ले इस रोग के। इस रोग में जो मुर्गियां होती है वो दस्त करती है, उसका शरीर पीला पड़ जाता है, पंखों का रंग पीला हो जाता है, कलगी बैंगनी या काले रंग की हो जाती है, वह खाना पीना बंद कर देता है, उसकी गर्दन लटक जाती है, उसके पैरों में, गर्दन में और मांसपेशियों में लकवा मार जाता है। ठीक है, तो ये इस बीमारी के लक्षण हैं। आपको अक्सर 2 नंबर में रानीखेत बीमारी के बारे में पूछ लेता है। ये बीमारी, इसकी खोज कहाँ हुई थी, किसके द्वारा होती है, इसके लक्षण लिखिए। तो मुख्य लक्षण ये है कि इसमें मुर्गियों की गर्दन में और टांगों में लकवा मार जाता है जिससे वो चल नहीं पाती। तो मुर्गियों में यह महामारी के रूप में फैलता है। इससे मुर्गियों का जो समूह होता है उसमें से लगभग 80 से 90% मुर्गियां इस बीमारी से या इस बीमारी की महामारी के कारण मर जाती है। ठीक है, एक और रोग होता है, ये तो मुख्य रोग हो गया। और मुर्गियों में रोग उत्पन्न होते हैं कई, जैसे खूनी दस्त। इसमें मुर्गियां बार बार दस्त करती है और दस्त के साथ उसके खून भी आता है। ठीक है, तो ये है हमारा ये वाला टॉपिक हो गया जंतुओं की प्रमुख नस्लें और रोग। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हम देखते हैं पशु प्रजनन क्या होता है, एनिमल ब्रीडिंग जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। पहले इसकी आपको परिभाषा बता देते हैं हम। एक ही जाति के 2 पशुओं के बीच या 2 विभिन्न जातियों के पशुओं के बीच निषेचन कराकर उत्तम किस्म के संतान को प्राप्त करना जंतु प्रजनन या पशु प्रजनन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रीडिंग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, BREE आएगा यहाँ पे, BREED। तो ब्रीड या नस्ल क्या होती है ये पहले हम पढ़ ले। बहुत सारा बार यहाँ शब्द आया नस्ल या ब्रीड क्या होती है। जंतुओं का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से रंग रूप, आकार, व्यवहार और अन्य आकारिकीय लक्षणों में समान होते हैं, तो जंतुओं का यह समूह नस्ल या ब्रीड कहलाता है। आपको 2 नंबर में परिभाषा पूछ लेता है, नस्ल या ब्रीड किसे कहते हैं? तो जंतुओं का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्यों से रंग रूप, आकार, व्यवहार और अन्य आकारिकीय गुणों में समानता दर्शाते हैं, ऐसे समूह को हम ब्रीड या क्या कहते हैं, नस्ल कहते हैं। ठीक है, यहाँ नस्ल शब्द बार बार यूज हुआ है इसलिए आपको बता रहे हैं हम। पशु प्रजनन का उद्देश्य क्या है कि हम ऐसे पशु तैयार करें जो हमारे देश की आवश्यकताओं की और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी तरह से कर सके। इसलिए अच्छे नस्ल के पशुओं को तैयार करना ही पशु प्रजनन का उद्देश्य है। ठीक, तो इसके प्रकार हम देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। यह 2 मुख्य प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक प्रजनन और दूसरा होता है कृत्रिम प्रजनन। जब एक नस्ल के पशु दूसरी नस्ल के पशु के साथ प्राकृतिक रूप से निषेचन की क्रिया करते हैं तो इसे प्राकृतिक प्रजनन कहा जाता है।
ये प्राकृतिक रूप से होता है जंतुओं में, इसमें मनुष्य की कोई भागीदारी नहीं होती है, मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, जब एक नस्ल के मादा पशु दूसरी नस्ल के मादा पशु के साथ निषेचन करते हैं तो इस क्रिया को प्राकृतिक प्रजनन कहते हैं। अब दूसरा हम देख लेते हैं कृत्रिम प्रजनन। कृत्रिम प्रजनन वह क्रिया है जिसमें मनुष्य पशुओं का चयन करता है और अपनी इच्छानुसार दोनों के बीच में निषेचन की क्रिया कराकर वांछित संतानों को उत्पन्न करवाता है। इसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है क्योंकि वह अच्छी नस्ल के पशुओं को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मनुष्य क्या करता है, अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन करेगा, यानी मादा पशु का चयन करेगा, नर पशु का चयन करेगा और दोनों के बीच में निषेचन की क्रिया कराएगा जिससे अच्छे गुणों वाली संतान प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कृत्रिम प्रजनन। ये भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला है अंतः प्रजनन, अंतरा प्रजनन हम लिख लें। और दूसरा है अंतः प्रजनन। ये एक ही नस्ल के दो नर व मादा के बीच कराया जाता है। एक नस्ल के एक मादा पशु और एक नर पशु के बीच कराया जाने वाला प्रजनन अंतरा प्रजनन कहलाता है। और दूसरा है अंतः प्रजनन, दो विभिन्न नस्लों के नर व मादा पशु के बीच कराया जाने वाला प्रजनन अंतः प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो ये एक ही नस्ल के दो पशुओं के बीच और ये दो विभिन्न नस्लों के पशुओं के बीच कराया जाने वाला प्रजनन है। तो ये हो गया हमारा पशु प्रजनन और इसके प्रकार। अब हम देखते हैं पादप प्रजनन व इसके चरण। यहाँ पे हमारे 6 टॉपिक हो गए। अब हम 7वां टॉपिक पढ़ते हैं पादप प्रजनन व इसके चरण। ठीक है, पादप प्रजनन क्या है, पहले इसकी हम परिभाषा समझ ले कि पादप प्रजनन आखिर होता क्या है। ये शब्द आपके लिए नया होगा। तो सभी जो पौधे हैं वो कोशिकाओं के बने हैं। कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र पर क्या होते हैं, जीन्स, है ना, जो इस पौधों की अनुवांशिक बनावट को निर्धारित करते हैं। तो पौधे की अनुवांशिक बनावट में परिवर्तन करके वांछित गुणों वाले पौधे को प्राप्त करना पादप प्रजनन कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप। पौधे की अनुवांशिक बनावट में परिवर्तन करके अच्छे गुणों वाले पौधे को प्राप्त करना पादप प्रजनन कहलाता है। मान लीजिए कोई गुलाब का पौधा है, ठीक है, वो उसकी ऊंचाई एकदम ज्यादा है, लंबा हो रहा है, फूल भी अच्छे नहीं खिल रहे हैं। तो क्या है, उसमें जो अनुवांशिक बनावट है उसकी वो सही नहीं है। पौधे की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है जंगली गुलाब की तरह और फूल भी अच्छे कलर के या अच्छे गुणों वाले नहीं खिल रहे हैं। तो वैज्ञानिक क्या करता है, उस गुलाब के पौधे में ऐसे जीन को प्रवेश कराता है जिससे पौधे की ऊंचाई भी ज्यादा न बढ़े और उसमें जो फूल खिले वो भी अच्छे किस्म वाले, अच्छी गुणवत्ता वाले खिले। तो वैज्ञानिक ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उस पौधे में जीन्स को प्रवेश कराकर कर सकते हैं। मतलब क्या बदला, यहाँ पे पौधे की अनुवांशिक बनावट को परिवर्तित कर दिया गया। उसकी ऊपरी बनावट को परिवर्तित नहीं किया गया, पहले अनुवांशिक बनावट को परिवर्तित करेंगे, उसके बाद उसके जो बाहरी बनावट है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो पौधे के अनुवांशिक गुणों में सुधार करके या अनुवांशिक बनावट में परिवर्तन करके अच्छे गुणों वाले पौधे को प्राप्त करना ही पादप प्रजनन कहलाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है अच्छे गुणों वाले पौधे को प्राप्त करना, विभिन्नता उत्पन्न करना, नए किस्मों का उत्पादन करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य है। पादप प्रजनन की विधियां या इसके चरण हम देख लेते हैं। इसके चरण कौन कौन से हैं, परिभाषा हो गई हमारी। अब इसके चरण या विधियां देख लेते हैं।
इसमें से पहली विधि है पादप पूर्व स्थापना। किसी पौधे को उस स्थान पर लाकर लगाना या स्थापित करना जहां पर उसकी नस्ल के एक भी पौधे उपलब्ध न हो, पूर्व स्थापन कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे अमरूद के एक भी पेड़ नहीं है, किसी अन्य जगह जहां पर अमरूद के बहुत सारे पेड़ हैं वहां से लाकर अमरूद के पेड़ को या उसके बीजों को लगाया जा रहा है, तो यह क्रिया कहलाएगी पूर्व स्थापना कहलाएगी। तो किसी स्थान पर जहां पर उस जाति के पौधे बिल्कुल उपलब्ध न हो उसे अन्य स्थान से लाकर लगाना ही पूर्व स्थापन कहलाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारी फसलें हमारे यहाँ, जो धान की भी कुछ किस्में हैं वो मैक्सिको से लाई गई है, चीन से लाई गई है, हमारे यहाँ भारत में वो किस्में नहीं थी। तो दूसरे स्थानों से कुछ पौधों की नस्लों को अन्य स्थानों पर जाकर लगाना या रोपित करना ही पूर्व स्थापन कहलाता है। दूसरा चरण है इसका वरण या सिलेक्शन। वरण या चयन, इसका अर्थ है पौधों के बहुत सारे समूह में से अच्छे गुणों वाले पौधे को छांटना ही वरण या सिलेक्शन कहलाता है। जैसे आपकी क्लास में भी होता है, कुछ कार्यों के लिए जब 100 बच्चे हैं तो 100 में से कुछ बच्चों का चयन कर लिया जाता है। उसी प्रकार से पौधों के एक बहुत बड़े समूह से या बीजों के एक बहुत बड़े समूह से उन बीजों को, अच्छे गुणों वाले बीजों को या अच्छे गुणों वाले पौधे को चुन लिया जाता है और उसे किसी विशेष स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। तो अच्छे गुणों वाले पौधों का अथवा बीजों का चयन करना ही वरण कहलाता है। अब तीसरा है संकरण। संकरण पादप प्रजनन की मुख्य विधि है या मुख्य चरण है, जिसमें दो विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों के बीच संकरण कराया जाता है और एक नए पौधे की प्राप्ति होती, नए गुणों वाले पौधे को प्राप्त किया जाता है। तो यह विधि कहलाती है संकरण। जब दो विभिन्न जातियों के पौधों के पुष्पों के बीच में निषेचन की क्रिया कराई जाती है और अच्छे गुणों वाले पौधों को प्राप्त किया जाता है, तो यह क्रिया संकरण कहलाती है। और इस प्रकार जो पौधा प्राप्त होता है, नया पौधा प्राप्त होगा, उसको संकर पौधा कहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी विधि हुई संकरण। अब चौथा है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन आपने 11वीं में भी पढ़ा है, क्या होता है उत्परिवर्तन? जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। यह जीवों के जीन्स में भी हो सकता है, गुणसूत्रों की संख्या में और संरचना में भी हो सकता है। और उत्परिवर्तन दो कारणों से होता है, आपको मालूम होगा। एक तो प्राकृतिक कारणों से हो सकता है, जैसे कि जो भौतिक किरणें होती है उनसे हो सकता है, या वातावरण में अचानक परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। तो ये प्राकृतिक रूप से हुआ। और दूसरा है कृत्रिम विधियों के द्वारा भी हो सकता है, जैसे कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा उत्परिवर्तन उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये 4 विधियां हो गई हमारी पादप प्रजनन की। उद्देश्य भी आपको बता दिया, पादप प्रजनन के कौन कौन से उद्देश्य है, इसके चरण भी हो गए। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक लेते हैं कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान का मतलब है कि मनुष्य अपनी इच्छानुसार अच्छे किस्म की गाय और अच्छे किस्म के सांड के बीच जब निषेचन कराता है और इससे उत्पन्न संतान अच्छे गुणों वाली प्राप्त होती है, तो इस प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया को हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रजातियों के नर पशु और मादा पशु के बीच वांछित गुणों वाली संतान की प्राप्ति के लिए जब निषेचन क्रिया कराई जाती है तो इसे कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसके लिए जो विशेष तकनीक है वो है
कि जो सांड होता है अच्छी किस्म का, उससे सीमन लिया जाता है और उससे मादा पशु अर्थात जो गाय होती है उसके जो मादा जनन अंग है उसमें उस सीमन को प्रवेश करा दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। ठीक है। इससे लाभ ये है कि एक ही समय में बहुत सारी गायों को गर्भित कराया जा सकता है। दूसरा लाभ ये है कि इससे अच्छे किस्मों वाली संतान उत्पन्न की जा सकती है। तो ये जो मनुष्य के द्वारा पशुओं के बीच निषेचन क्रिया कराई जाती है उसे ही हम गर्भाधान कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद है एपीकल्चर व फिशरी। शहद व मोम की प्राप्ति के लिए मधुमक्खी को पालना ही एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, शहद और मोम की प्राप्ति के लिए मधुमक्खियों को पालना एपीकल्चर कहलाता है। तो आपको मालूम है कि जो शहद और मोम प्राप्त होता है वो मधुमक्खी से प्राप्त होता है। मधुमक्खी की बहुत सारी प्रजातियां हमारी भारत में पाई जाती है और अन्य देशों में भी पाई जाती है। इसमें से प्रमुख प्रजाति है जो भारत में पाई जाती है वो है एपिस इंडिका। ठीक है, एपिस इंडिका भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी है। आपको मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है तो यह है एपिस इंडिका। इसके द्वारा शहद और मोम की प्राप्ति होती है। जो शहद होता है वो व्यापारिक महत्व का होता है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। इससे रोगी को पिलाया जा सकता है जिससे उसमें एनर्जी आ जाती है, उसमें शक्ति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा क्या हो सकता है, बिस्किट, ब्रेड आदि को मीठा बनाने के लिए और अन्य खाद्य पदार्थों को मीठा बनाने के लिए भी शहद का उपयोग होता है। तीसरा क्या बता सकते हैं, इससे जो मोम प्राप्त होता है मधुमक्खी के छत्ते से, मधुमक्खी के छत्ते से जब शहद को निकाल लिया जाता है तो वहां पे मोम शेष रह जाता है। वह मोम भी व्यापारिक महत्व का होता है। इससे पेंट, वार्निश और अन्य सौंदर्य प्रसाधन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खियों को पालना, इनका रखरखाव करना, इनसे शहद और मोम की प्राप्ति करना ही एपीकल्चर कहलाता है। तो जो आजकल आप देखते मधुमक्खी कहाँ पाई जाती है, छाता बनाती मधुमक्खी। मधुमक्खी भी 3 प्रकार की होती है छाते में। कौन कौन सी होती है? मधुमक्खी के छाते में 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको मालूम होगा। एक होती है रानी मधुमक्खी, दूसरी होती है श्रमिक मधुमक्खी और तीसरा होता है नर मधुमक्खी। तो इसमें से जो रानी मधुमक्खी होती वो यह बताती है कि छाता किस स्थान पर बनाना चाहिए। छाता उस स्थान पर बनाया जाता है जहां से ऐसे पौधे पास में हो जो पुष्प युक्त हो, क्योंकि जो मधुमक्खी होती है वो फूलों का रस चूसती है। मधुमक्खी के अमाशय में एक मकरंद ग्रंथि पाई जाती है। तो मकरंद जो फूलों का रस होता है इसके अमाशय में जमा होता है और जब ये मकरंद ये उगलती है, बाहर उगलती है तो छाते में उगलती है, जो हवा के संपर्क में आने पर शहद में बदल जाता है। पहले जो मकरंद इसके अमाशय में होता है उसमें 90% पानी होता है, लेकिन जब ये उस मकरंद को उगलती है और यह वायु के संपर्क में आता है तो उस शहद का या उस मकरंद का वाष्पीकरण हो जाता है और उसमें पानी की मात्रा लगभग 20% ही रह जाती है। मतलब वो मकरंद वाष्पीकरण के पश्चात शहद में परिवर्तित हो जाता है। तो स्थान बताती रानी मधुमक्खी। जो नर मधुमक्खी होती है वो रानी के साथ मिलकर निषेचन की क्रिया करती है और अंडों का उत्पादन करती है, और श्रमिक मधुमक्खी छाते बनाने का कार्य करती है। ठीक है, तो इस मधुमक्खी के छाते में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एपीकल्चर की परिभाषा आपको बताया, इससे प्राप्त जो शहद है और मोम का क्या महत्व है वो भी आपको बता दिया। दोनों ही व्यापारिक महत्व के होते हैं। अब हमको शॉर्ट में पढ़ना है फिशरी।
या मत्स्य पालन। मछलियों को व्यापारिक उद्देश्य के लिए पालना और उनका रखरखाव करना ही मत्स्य पालन कहलाता है। ये प्राकृतिक रूप से भी किया जा सकता है और कृत्रिम तरीके से भी किया जा सकता है। अधिकांश मछली का जो उत्पादन है वह कृत्रिम तरीके से बढ़ा है। कृत्रिम तरीके से तालाब निर्मित किए जाते हैं या जलाशय निर्मित किए जाते हैं और वहां पर मछलियों के अंडों को डाला जाता है। अंडों से जो छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं उनको भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वयस्क मछलियां बन जाती है। और मछलियों का उपयोग आपको मालूम है भोजन के रूप में किया जाता है। यह प्रोटीन से भी भरपूर होती है और विटामिन डी भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आजकल हमारे देश की जो खाद्यान्न वाली समस्या है उसकी पूर्ति के लिए मत्स्य उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जो क्रांति आई है उसको नीली क्रांति कहा जाता है। अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वांछित जीन को किसी जीव के शरीर में प्रवेश कराकर अच्छे गुणों वाले जीवों को उत्पन्न किया जा सकता है। वांछित गुणों वाले जीन को किसी जीव की कोशिका में प्रवेश कराकर अच्छे गुणों वाले जीवों को प्राप्त करने की विधि ही आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य में मधुमेह नामक बीमारी होती है तो वैज्ञानिकों में अभी रिसर्च कार्य चल रहा है कि चूहे में एक जीन को प्रवेश कराया गया। ऐसा जीन एक खोजा जा चुका है जो डायबिटीज नामक बीमारी को खत्म कर सकता है। तो चूहे के ऊपर अभी ये प्रयोग जारी है कि चूहे में जो डायबिटीज बीमारी होती है उसको नष्ट कर दिया गया है। उसी जीन को मनुष्य में प्रवेश कराकर मनुष्य की डायबिटीज बीमारी को भी समाप्त किया जा सकता है। तो वांछित जीन को जीवों के शरीर में प्रवेश कराकर अच्छे गुणों वाले जीवों को प्राप्त करना आनुवंशिक अभियांत्रिकी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब एक और शब्द आता है यहाँ पे, ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, है ना, इसी से संबंधित है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के पश्चात जो जीव प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनको ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। जैसे सबसे पहले एक ट्रांसजेनिक भेड़ जंतु के रूप में प्राप्त की गई थी जिसका नाम डॉली रखा गया। वो ट्रांसजेनिक भेड़ सबसे पहला जंतु था। ठीक है, कुछ ट्रांसजेनिक पौधे भी अपने यहाँ उपलब्ध है जो वैज्ञानिकों के द्वारा वांछित जीनों को प्रवेश कराकर प्राप्त किए गए हैं। जैसे कि हम देख ले यहाँ पे फ्लावर सेवर ट्रांसजेनिक पौधे कुछ देख ले हम। फल या सब्जी, फ्लावर सेवर, ये पहली प्राप्त ट्रांसजेनिक फसल है। टमाटर एक प्रकार का फ्लावर सेवर, ये ऐसा टमाटर है जो बहुत दिनों तक भी रखा रहे तो उसका न तो स्वाद खराब होता है न ही ये मुरझाता है, बहुत दिनों तक ये सुरक्षित रहता है। फ्लावर सेवर नामक टमाटर जो पहली ट्रांसजेनिक फसल के रूप में उत्पन्न किया गया था। एक और होता है सुपर आलू, ये भी आलू की एक ट्रांसजेनिक फसल है। जबकि आलू में आपको मालूम है स्टार्च जो होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये आलू ऐसा है जिसमें स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांसजेनिक जीव के अंतर्गत हमने बताया भेड़। ठीक है, जिसका नाम क्या है, डॉली नामक भेड़ पहली ट्रांसजेनिक जंतु है। पौधों में दो बताए, फ्लावर सेवर जो एक प्रकार का टमाटर है जिसमें
अधिक दिनों तक सुरक्षित रहने की क्षमता पाई जाती है और ये मुरझाता भी नहीं है। सुपर आलू, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हाँ, कुछ ट्रांसजेनिक फसल हम देख ले। फसल में गेहूं की ट्रांसजेनिक फसल हमारे भारत में उत्पादित की जा चुकी है, जैसे ट्रिटिकेल एक ट्रांसजेनिक फसल है गेहूं की। अक्सर पूछ लेता है ये ट्रिटिकेल क्या है, तो ट्रिटिकेल गेहूं की ट्रांसजेनिक फसल है। ट्रांसजेनिक गेहूं है ये, जो ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम एस्टिवम के बीच क्रॉस कराने पर उत्पन्न की गई है। यह एक प्रकार की बौनी प्रजाति है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इसके बीज एकदम छोटे होते हैं। ठीक है, तो ट्रिटिकेल के ऊपर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। और कुछ गेहूं की प्रजातियां है हमारे यहाँ, कुछ चावल की भी प्रजातियां है। जैसे गेहूं की हम यहाँ पे देख ले, कल्याण सोना और RR21 नामक गेहूं की 2 प्रजातियां हैं। दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो एक ट्रांसजेनिक कुदरत नामक प्रजाति प्राप्त हुई, जिसमें पौष्टिकता भरपूर होती है। एक और एग्जाम्पल के रूप में हम देख ले, गेहूं का ही C518 और NP114 नामक 2 किस्मों के बीच, गेहूं की 2 किस्मों के बीच जब क्रॉस कराया गया तो NP809 नामक गेहूं की एक ट्रांसजेनिक फसल प्राप्त हुई। ठीक है, चावल की हम देख ले, गोल्डन राइस नामक एक फसल होती है। यह ऐसा चावल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है और इसके जो दाने होते हैं, चावल के दाने एकदम छोटे और बारीक होते हैं। ठीक है, तो गोल्डन राइस को भी हम एक ट्रांसजेनिक फसल के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने सुपर आलू लिखा है, एक है गोल्डन राइस। इसके दाने अत्यंत बारीक होते हैं और छोटे होते हैं और पौष्टिकता से भी ये भरपूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर के पूरे टॉपिक्स पढ़ लिया और कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले आपको पूछ सकता है कि पशुपालन क्या है। 2 नंबर के क्वेश्चन ही अधिकांश इस अध्याय से पूछे जाते हैं। पशुपालन क्या है, तो आप इसकी परिभाषा देंगे। कुक्कुट पालन क्या है या कुक्कुट फार्म प्रबंधन क्या है, तो आप इसकी परिभाषा 2-3 लाइन की दे देंगे। अगला, जंतुओं की प्रमुख नस्लें, जैसे आपको मैंने बताया कि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछी जा सकती है। जैसे गाय की आपको मैंने बताया कि करन स्विस क्या होती है, जर्सिंद क्या होती है, इसको पूछ सकता है। गाय के प्रमुख रोग, ठीक है, तो इन रोग का नाम देके आपको पूछ सकता है, इनके लक्षण। पशु प्रजनन व इसके प्रकार, इसके अंतर्गत पशु प्रजनन किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए, क्वेश्चन आ सकता है आपको। अगला है पादप प्रजनन, तो इसके अंतर्गत पादप प्रजनन किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विधियां लिखिए। इसके अंतर्गत जो संकरण आपको बताया है वो संकरण अलग से क्वेश्चन के रूप में आपको पूछ सकता है। इसके बाद कृत्रिम गर्भाधान क्या है, इसके लाभ लिखिए। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखेंगे और 2 लाभ आप दे देंगे। अगला, एपीकल्चर क्या है, ये पूछ सकता है, इसके लाभ लिखिए या महत्व लिखिए। फिशरी क्या है, इसका महत्व लिखिए। अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त संतानों को क्या कहते हैं, ये आपको क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। और भी पूछ सकता है, जैसे ट्रिटिकेल गेहूं की एक ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे वहां पे ट्रिटिकेल किससे प्राप्त की गई है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम के बीच में क्रॉस करा के ये ट्रांसजेनिक फसल प्राप्त की गई है। कुछ ट्रांसजेनिक सब्जियों के नाम लिखिए, तो इसमें फ्लावर सेवर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से ही ये है। ठीक है, आपका अध्याय यहाँ पे खत्म होता है।